आज जो है, जो हम लोगों ने एनपीए पढ़ा था पहले, उस एनपीए को थोड़ा सा ब्रॉडर उसमें लेके जाएंगे और कुछ न्यूमेरिकल्स की बात भी करेंगे। तो न्यूमेरिकल्स की बात करने से पहले सबसे पहले एक प्रोविजन वाला जो काम था उसको छोटा सा रिकैप लेंगे, बहुत छोटा सा, 2 मिनट का। ठीक है। तो जितने भी इसके न्यूमेरिकल्स आते हैं, इन न्यूमेरिकल्स में आमतौर पर स्टैंडर्ड एसेट का कोई क्वेश्चन नहीं आता है। यानी कि बात हुई सब स्टैंडर्ड और डाउटफुल वाले क्वेश्चन की। ठीक है। एक तो सब स्टैंडर्ड कैटेगरी, और सेकंड कैटेगरी में यहां पे आएगा आपके पास D1, D2 और D3। तो इसके आपको पता है 25, 40 और 100, और यहां पर है 15 एंड 25। ये हमारा सिक्योर्ड का है, ये हमारा अनसिक्योर्ड का है। ठीक है। इसके साथ साथ ये 40 है और यहां पर 100 और 100। ठीक। तो इस कैटेगरी से जब हम आगे बढ़ते हैं तो उस आगे बढ़ने के साथ साथ सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम्स आती हैं आपके पास वो D1, D2, D3 से आती है। और हम लोग D1, D2, D3 को बहुत क्लियरली ये कर पाए थे कि कैसे कैसे D1, D2 और D3 में जाएगा। तो एक क्वेश्चन मैं आपके लिए लिख रहा हूं, आपको ये बताना है कि क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व करेंगे। देखिएगा, क्वेश्चन है 14 फरवरी 2010 को एक अकाउंट एनपीए हो गया। ठीक है। और आपको इसमें बताना है 31 ऑफ मार्च को इसमें कितना प्रोविजन होगा, लेकिन कुछ कंडीशन समझ लीजिए। कुछ तो हम बात करते हैं सिक्योरिटी की और कुछ बात करते हैं गारंटी की। अगर हम इन दोनों की बात करते हैं तो सिक्योरिटी हमारी 10 लाख है और लोन में हम इसमें बोलते हैं 30 लाख का लोन। ठीक है, 30 लाख का लोन। साथ साथ में इसमें गारंटी है, ईसीजीसी की गारंटी है 50%। तो आप इसमें कैलकुलेट करिए। और जेआईबी सीआईबी, जेआईबी के लिए 2 मार्क्स का सॉलिड क्वेश्चन है, और सीआईबी वालों की तो केस स्टडी में एक पॉइंट आएगा उसका है। लेकिन सबसे पहले आपको इसका 31 ऑफ मार्च को आपको इसका स्टेटस बताना है। पहले आप लोग स्टेटस बताइए, चाहे चैट में रिप्लाई कर दीजिए आप। सबसे पहले आप इसका स्टेटस बताइए। सब स्टैंडर्ड, एक आंसर आया सब स्टैंडर्ड का, निशान जी ने बोला। और बताइए, क्योंकि एनपीए का कोई भी न्यूमेरिकल बिना कैटेगराइजेशन के नहीं हो सकता। D3, तो देखिए एक ऑप्शन आया है हमारे पास सब स्टैंडर्ड का, एक आया D3 का। चलिए अब हम बात करते हैं कौन सा होगा वास्तव में। देखिए ये 14 फैब को एनपीए डिक्लेयर हो गया। एनपीए का मतलब सब स्टैंडर्ड डिक्लेयर हो गया। ठीक है। अगर ये सब स्टैंडर्ड डिक्लेयर हो चुका है तो वहां से 12 मंथ तक ये सब स्टैंडर्ड रहेगा। और हम ये कह सकते हैं कि जो इसका मंथ एंड है, जो इसका मंथ एंड मान लीजिए आप 28 या 29, जैसा भी आप देख लीजिए, लीप ईयर है तो 29 हो जाएगा। 29 2000, अच्छा लीप ईयर नहीं है, 2010 में ये हमारा अकाउंट, ये इसी के यहाँ पे ऐसे कर लीजिए आप, 28 फरवरी 2010 को ये अकाउंट हमारा एनपीए ही चलेगा, यानी सब स्टैंडर्ड चलेगा। और यहाँ पर अगला जो हमारा ये सब स्टैंडर्ड पोजीशन आएगा वो 31 ऑफ मार्च 2000, अगर हम 11 की बात करें, यहां से ये D1 कैटेगरी में चालू हो जाएगा। ठीक है। अभी हम क्योंकि यहां पर हम क्लोजर पे ले जा रहे हैं। ठीक है। तो उसके बाद 31 मार्च 2012 को ये D2 कैटेगरी में होगा।
और D2 कैटेगरी में स्टेशन होने के लिए 24 मंथ चाहिए। 24 मंथ तक ये D2 में रहेगा। अब आप देखिए कि 11 से 13 की बात हम करें, D2 में 12 में आया ना ये, अगर ये D2 में 12 में आया है तो ये 13 वाले में D2 में ही रहेगा। तो ये 13 वाले में D2 में ही रहेगा। आप इस बात का कंफ्यूजन छोड़ दीजिएगा 28 फेब की बात हो रही है, क्योंकि ये 28 फेब की बात जब ज्यादा इंपॉर्टेंट है जब बिल्कुल 28 फेब को ही पूछा होगा। ठीक है, तो ये किसी भी कंडीशन में ये D2 से पार नहीं हो रहा है। अगर आप इसको फरवरी के हिसाब से देखना चाहते हैं तो भी देख लीजिए, मंथ एंड में 28 फरवरी 10, मैं इसको नेक्स्ट स्लाइड में लिख देता हूं, 14 Feb 10। और ये हमारा अकाउंट एनपीए डिक्लेयर हो गया। ठीक है, तो इससे भी अगर आप अकॉर्डिंगली लेंगे तो 28 11 तक ये एनपीए यानी सब स्टैंडर्ड रहेगा, और 28 Feb 12 को D1 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे D1 चलेगा, यहाँ से यहाँ तक तो वो सब स्टैंडर्ड रहा, और उसके बाद ठीक इसके बाद से रहा, और 12 तक यहाँ रहा। और अगर हम ऐसे कहें 1 मार्च 12 टू 1 मार्च 2014 तक ये D2 में रहा, तो देखिए ये हर हालत में क्या हुआ, ये एवरी कंडीशन में D2 में आ रहा। तो इसका मतलब जो हमारा प्रोविजन होगा D2 के अकॉर्डिंग, तो यहाँ जो प्रोविजन का रेट है D2 के हिसाब से लगाएंगे हम लोग। हमारी बात हो चुकी थी D2 में। D2 में जो प्रोविजन है वो सिक्योर्ड पे 40% है, अनसिक्योर्ड पे 100%। तो जब भी कोई ऐसा क्वेश्चन आपको सॉल्व करने को आए तो सबसे पहले आप एक छोटा सा ऐसा बॉक्स बनाएंगे, और उस बॉक्स में आप सबसे पहले जो सिक्योरिटी की अवेलेबिलिटी है उसको आप माइनस कर लेंगे, यानी 10 लाख। 10 लाख का मतलब है आपको इसके अगेंस्ट में कोई भी प्रोविजन जो करना होगा वो एज पर सिक्योर्ड एसेट करना होगा। तो सिक्योरिटी 10 लाख है तो इसमें प्रोविजन जो होगा कितना हो जाएगा, 4 लाख हो जाएगा। ठीक है, अब आपके पास बचता है 20 लाख। 20 लाख में से 50% DICGC को है, तो इसका मतलब ये हुआ कि 10 लाख आपका यहां सिक्योर्ड हो गया DICGC वाला। ठीक है, इसके अगेंस्ट कोई भी प्रोविजन नहीं करना है। थर्ड आपका बचता है जो 10 लाख है अनसिक्योर्ड, जो अनसिक्योर्ड बचता है उस अनसिक्योर्ड पे आप 100% प्रोविजन करेंगे तो ये प्रोविजन आएगा 10, यानी टोटल प्रोविजन आएगा 40। ठीक है, कुछ बोलना चाहते हैं हम बोल सकते हैं आप। सर ये कैसे पता लगा कि सिक्योर्ड है, ये तो अनसिक्योर्ड भी है। सिक्योरिटी 10 लाख की दे तो रखी है हमने सर। ECGC के अंतर्गत आ रहा है तो सर अनसिक्योर्ड नहीं हुआ हाँ। सर ये एक्सपोर्ट क्रेडिट में? ऐसा होता है, मैं बताऊं, DICGC का जो कंसीडरेशन है वो सिक्योरिटी वैल्यू को हटा के होता है। DICGC, CGTMSE या आपका जो ये ECGC है या मुद्रा वाला, कोई भी अगर कंपनी सिक्योर्ड कर रही है तो वो ऐसे पोर्शन को सिक्योर्ड करती है जो सिक्योरिटी के बाद बचता है। यानी उनका ये जो ये 50% वाला जो क्लॉज है, 50% वाला क्लॉज तब लगेगा जब आप पहले अपनी सिक्योरिटी को रियलाइज करिए। आप खुद कह रहे हैं ना 10 लाख रुपीज आपको मिल जाएंगे, इस 30 में से 10 आपको मिल जाएंगे, जो हाँ सर, रिमेनिंग 20 है उसका ये है हिसाब। ठीक है सर, ठीक। और भी पूछिए, देखो ये अभी जो उन्होंने पूछा था
ईबीबी में, और ऐसा कोई जरूरी नहीं है बी में, हो सकता है अगर ये एएफबी में क्वेश्चन पूछे तो आप मना कर देंगे, और ऐसा बहुत होता है, क्योंकि एनपीए क्या है, ऑपरेशन का गाइडलाइंस में आता है, तो जो आपका डी मॉड्यूल है एफबी का वो है। वैसे आमतौर पर ये जो टॉपिक है हमारा, ये टॉपिक हमारा पीपीबी और बीएफएम का है। सर यहाँ मुझे एक डाउट, आपने बताया था लेकिन शायद हो सकता है मैंने उसको मिस कर दिया। सपोज एनपीए डेट अपनी 14/2/2010 हुई, तो जिस दिन इंटरेस्ट अप्लाई होगा उस मंथ पे इसके डेट को D1 D2 उससे लेंगे, या एग्जैक्टली 14/2/2010 फिर 11/12 एग्जैक्ट डेट? ठीक है, मैं समझ गया मीना जी, आपका क्वेश्चन समझ गया। एग्जैक्ट डेट तो 14 है, लेकिन क्वेश्चन आता है कि एनपीए कब डिक्लेयर होता है। डिक्लेयर मंथ एंड पे होता है, इसीलिए मैंने उसको 28 से लिया। ओके सर, ठीक है सर। एक बार 28 फरवरी लिए, एक बार सर 31 मार्च लिए, कौन सा लेना सही रहेगा? देखो 28 फरवरी लेना बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैंने जो क्वेश्चन आपसे पूछा था 31 मार्च के हिसाब से पूछा था। अभी मैं 1-2 क्वेश्चन और कराऊंगा आपको। मैंने जो क्वेश्चन पूछा था आपसे 31 मार्च को पूछा था, और हमारा जो ये सिस्टम चल रहा था तो 18 फरवरी चल रहा था, यही डाउट है ना आपका? हाँ तो सर। इत्तेफाक से क्वेश्चन ये पूरा ब्लॉक जो है वो D2 में ही था। अगला क्वेश्चन मैं देता हूँ, उसमें देखते हैं कि सर अगर सपोज ये D3 होता, इन केस अगर ऐसा केस होता कि ये D3 ग्रुप में आता, क्लासिफाइड होता, तो सर बता देता हूँ। तो सर इसके बाद भी सर ये जो हम सिक्योरिटी है इसकी 10 लाख की प्लस DCGC 50% है, तब भी हम उसके बावजूद भी 100% प्रोविजनिंग करते। बिल्कुल करते आप। जो इसमें अगर ये D3 होता तो आप जो सिक्योर्ड वैल्यू है ना, ये जो आपने जिसको आपने 40% किया हुआ है, इसको भी आप 100% करते ना फिर, यानी। लेकिन आप ये वाला छोड़ देते, ये जो इसका वाला है ना, मैं इसको कोशिश करता हूँ कलर मेरा। सर ये वाला ही वापस समझाओ ना सर। हाँ मैं समझाता हूँ, मैं इसमें ये समझा रहा हूँ। देखो एक बार और सुनिए प्लीज। सबसे पहला क्वेश्चन है कि हमारा एनपीए कितना है, 30 लाख। 30 लाख में से रियलाइजेबल सिक्योरिटी वैल्यू को आप अलग करेंगे, ये मैंने कर दिया। क्यों? क्योंकि जो हमारे प्रोविजन के रेट हैं सिक्योर्ड एसेट पे अलग लगते हैं, अनसिक्योर्ड एसेट पे अलग लगते हैं। तो अगर ये सिक्योर्ड है 10 लाख, तो D2 कैटेगरी में ये वाला 10 लाख का 40% 4 लाख होगा। रेस्ट हमारा बचता है 20 लाख। आउट ऑफ दीज 20 लाख में से 50% हमें DICGC कवर देगा, यानी 10 लाख DICGC कवर है। जो पोर्शन DICGC, ECGC, मुद्रा वाला, CGTMSE से कवर होगा उसमें कोई प्रोविजन नहीं होगा, क्योंकि हम ये मान रहे हैं वो पैसा हमारा वहां से आ जाएगा। ठीक है, तो इस पे तो बिल्कुल कोई प्रोविजन नहीं करना है, आपको केवल कैलकुलेट करना है सिक्योर्ड पोर्शन और अनसिक्योर्ड। जैसा कि उन्होंने पूछा था D3 वाले में, तो D3 वाले में सिक्योर्ड में भी 100% होगा, अनसिक्योर्ड में भी 100% होगा, यानी 10 और 10 20 हो जाएगा उस केस में। सर इसको समझने में, सर एक सेकंड, सपोज इसको समझने में इस तरह गलती हो जाए कि 30 लाख में से 50% DICGC में कवर्ड है, मतलब 15 लाख, देन इसको कैसे नहीं, अगर सपोज वी कैन अंडरस्टैंड लाइक दैट। MCQ है, MCQ में बिल्कुल आपको एक्यूरेट आंसर देना होगा ना। हाँ चलो एक आध और 50% को मतलब नहीं, हम एक आध क्वेश्चन और देखते हैं, अभी आप रुकिए। प्रोविजनिंग कितना? प्रोविजनिंग मैंने बताया ना, ये मैंने यहाँ कैटेगराइज किया है 40% और 100%। नहीं वो में 40%। बोलिए मैडम। सर ये 4 लाख हो गया फर्स्ट वाले में, जैसे सिक्योरिटी है 10 लाख है, तो हमने 30 - 10 किया तो 20। बट जो DICGC वाला है वो वाला नहीं समझ में आया, 50% है, तो मतलब हमने DICGC में जो 20 लाख का 50% है उसमें कोई प्रोविजन नहीं होगा। ओके, मैंने बताया DICGC, CGTMSE, मुद्रा और ECGC से कोई भी गारंटीड होगा, तो जो उनका जिम्मेदारी है उसके लिए प्रोविजन नहीं करा, उसके तो आप
उस प्रोविजन की जगह आप उनको फीस देते हैं, रिस्क की फीस देते हैं, इंश्योरेंस फीस देते हैं। तो एक आध क्वेश्चन और करने दीजिए। तो सर इसका आंसर क्या है? हाँ, इसका आंसर 14 आ गया। ये 10 प्लस 4 प्लस 10। ओके, आपने मल्टीप्लाई का किया problem। तो कंफ्यूज हो गई कि ये मल्टीप्लाई कैसे आया? किसमें मल्टीप्लाई किया मैंने? नीचे नीचे सर। नहीं, मल्टीप्लाई नहीं किया मैंने, क्रॉस लिखा हुआ हो। ओके ओके वो नील वैल्यू लिखा हुआ। ओके सर। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अगला क्वेश्चन लेता हूँ सर एक डाउट और है सर मेरा। हाँ बोलो। सर DIGC है वो अनसिक्योर्ड पे ही है ना, सिक्योर्ड पे तो कुछ भी नहीं है ना? बिल्कुल नहीं है। जितना सिक्योर से मतलब समझिए, रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ द सिक्योरिटी। अगर वो क्वेश्चन बोलता है कि उसने अपना 50 लाख का हाउस दे रखा जिसकी रियलाइजेबल वैल्यू 20, तो आप 20 लेंगे। ठीक है, तो जो भी क्लेम है सर अनसिक्योर्ड पे ही है। हाँ, जो प्रोविजन होगा वो DICGC वाला हिस्सा छोड़ के तभी होगा। एक आध क्वेश्चन तो करना दीजिए मेरे को। रुकिए क्वेश्चन देखिए। यहाँ क्वेश्चन हम ले रहे हैं 31 मार्च 2019 को। अभी हमने 31 ले लिया। 50 लाख NPA डिक्लेयर होगा। आपको प्रोविजन निकालना है 31 ऑफ 2022। ठीक है, और इसमें जो है रियलाइजेबल वैल्यू सिक्योरिटी की 10 लाख यहां लिख दिया मैंने, और ECGC से 75% कवर्ड है। ठीक है, तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले आपको कैटेगरी बतानी है इसकी। कैटेगरी बताइए सर। सब स्टैंडर्ड है, डाउटफुल है, या डाउटफुल 1 2 क्या है? D1 है सर। D1 D2 चलो D2 है सर। सॉरी, आप देखो हम यहाँ क्या कर रहे हैं, इसको कर रहे हैं, देखना ध्यान से। 31 मार्च 2019 टू, अब मैं एलोबरेट कर रहा हूं उसको, ठीक है, से लेकर के 30 मार्च 20 तक ये सब स्टैंडर्ड है। लेकिन जैसे ही आप 31 मार्च 2020 का EOD करेंगे तो दिस केस विल बी कैटेगराइज्ड एज, ठीक है, D1। अच्छा, ये कब तक D1 चलेगा? 31 मार्च 21 तक। 31 मार्च 2021 से ऑनवर्ड ये D2 चलेगा। ठीक है, और कब तक चलेगा? 30 मार्च 2023 तक। जरा इसको ध्यान रखिए, मैं 30 क्यों लिख रहा हूं, बताइए कोई। 30 क्यों लिख रहे हैं हम इसको? यहाँ पर 1 ईयर पूरा हो जा रहा है सर, इसलिए। हाँ, और जैसे ही नेक्स्ट डे आ रहा है तो वहां पे D1 हो जाएगा वो, क्योंकि उसने अपना जो टाइम है वो पूरा 1 साल पूरा कर लिया। 1 साल पूरा सब स्टैंडर्ड में अगर कर लिया तो जैसे ही नेक्स्ट डे आएगा तो वहां पर उसका कैटेगराइजेशन जो होगा नेक्स्ट डे में 31 मार्च में, जैसे डे कैसे होता है, 1 मार्च से शुरू है और 31 मार्च तक 31 डेज हो जाते हैं। जैसे ही 1 अप्रैल आएगा तो नेक्स्ट आ जाता है। तो ये आपको बेसिक कॉन्सेप्ट है, समझने की कोशिश करनी पड़ेगी आपको, ठीक है। तो इस केस में D2 कैटेगरी में आ रहा है, इस रेंज में आ रहा है ना, तो अब इसका वो कर दीजिए कैटेगराइजेशन। अब कई लोगों ने तो निकाल लिया होगा, अभी मैं आंसर टैली करता हूं, किसी ने नहीं निकाला, कोई बात नहीं। 34 लाख अब है, चलो बनाते हैं। 50 लाख का लोन है ना, 50 लाख का, तो ठीक ये है, ठीक है, 50 लाख ये है। अब उसमें सिक्योर्ड कितना है? 10 लाख रियलाइजेबल वैल्यू, ठीक है। इस रियलाइजेबल वैल्यू पे जो प्रोविजन होगा एज पर D2 40% होगा, जो कि 4 लाख आएगा। कोई डाउट नहीं होना चाहिए यहाँ पे। नो सर। अच्छा, अब
रेस्ट हमारा जो पार्ट बचा वो कितना बचा है? 40 लाख 40 लाख लगा। 40 लाख में ईसीजीसी कितना कवर कर रहा है? 30 लाख। 70%। 30 तो लाख। मैं इसको थोड़ा सा इजी बनाने के लिए डीआईसीजीसी को यहां ले रहा हूं इस बार। क्यों ले रहा हूं? क्योंकि मुझे उसमें कोई भी प्रोविजन नहीं करना। इस बार मैंने 3 ब्लॉक बना दिए। 30 लाख। अच्छा, अब यहां बचता है 10 लाख। ठीक, तो इस 10 लाख पे 100% प्रोविजन होगा और 14 ये लाख। होगा 14 लाख। 10 लाख। तो इसका भी अगेन आंसर। अब आप कोई क्वेश्चन अगर मैं आपके माइंड में है तो पूछिए जरा। सर अगर ये 10 लाख रुपए का सिक्योरिटी अगर ये एफडी होती तो भी प्रोविजन लेते हैं हम लोग यहाँ पर? बिल्कुल, जो सिक्योरिटी की रियलाइजेबल वैल्यू है उतने के हिसाब से प्रोविजन लेंगे। देखिए, ये जो आपने क्वेश्चन पूछा है, अगर एक कॉमन सेंस से देखें कि एफडी हमारे पास रखी है यस तो सर, उसमें भी क्यों प्रोविजन ले रहे हैं। एग्जैक्टली। तो मैं अभी एक काम कर रहा हूं, आपके इस जो क्वेश्चन को है मैं शॉर्ट उसमें नहीं ले रहा हूं। इसमें सब लोगों के लिए एक रिसर्च का पॉइंट ये है कि क्या ये होगा। तो आमतौर पर रियलाइजेबल वैल्यू वर्ड आता है तो सर, जो प्रोविजन नहीं करेंगे सर एफडी सर प्रोविजन तो नहीं, उसके ऊपर सर provision प्रोविजन नहीं तो करेंगे। होगी क्योंकि प्रोविजन तो होगा, ये अकाउंट होगा सर, क्योंकि हाँ सर सिक्योर्ड है तो प्रोविजन तो प्रोविजन होगा। प्रोविजन तो होगा सर। नहीं होगा सर, प्रोविजन नहीं होगा क्योंकि बैंक की सिक्योरिटी है वो। नहीं वो ठीक है। ऐसा ना, इसमें जो है लिटरेरी आंसर ना दे करके हमें कंक्रीट कहीं देखना पड़ेगा क्या ये वर्ड लिखा हुआ है। और अभी तक जितने भी न्यूमेरिकल के सवाल आए उसमें एफडी वर्ड यूज हुआ नहीं है कभी। उसमें सिर्फ लिखा रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ द सिक्योरिटी लिखा हुआ है। क्योंकि कई लोग हम सीसी लिमिट करते हैं ना, सीसी लिमिट में यही तो करते हैं कि उससे एफडी ले लेते हैं। अगर हमने 20 लाख की लिमिट बनाई तो 3 लाख की एफडी लेते हैं उससे। ठीक है, तो इसको हम डाउट में रख रहे हैं इस क्वेश्चन को जो विभूति मोहन जी ने पूछा हुआ है। इसको डाउट में रख रहे हैं, कभी आगे हम लोग डिस्कस करने की कोशिश करें। ठीक है, चलो सर, और इसको अगला बताओ क्वेश्चन। प्लीज सर, इसको ये ना डेट वाला है ना, एक बार दोबारा मेरे हिसाब से ये D3 पे आ रहा है। यदि 31/3/2020 को ये D3 हो जाएगा। इसको आप मैं दोबारा। आपका जो डाउट है यहाँ दूर करता हूँ जरा। हाँ ये जो डेट है ये वाली, हाँ, रेड कलर से कर रहा हूं मैं। ये डेट क्या लिखी हुई है? 22 सर। और 22 तो इसके बीच में आ रहा है। ओके 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 ओके, यस 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 यस, क्लियर हो गया ना डाउट? यस सर यस सर यस सर। अगर ठीक ये है। 23 लिखा होता, सपोज कीजिए 23 लिखा होता, हाँ उस केस में ये डेफिनेटली D3 में आता। यस यस, मैं 23 से कैलकुलेट कर रहा था सर। ठीक सर, ओके सर। इसीलिए मैंने इस बार रेंज लिखी है आपके लिए। यस सर यस। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। सर, आप जो एफडी का बोल रहे हो सर, तो उसको क्यों फिर 100% सिक्योर्ड बोलते हैं? जब भी कोई फाइनेंस करते हैं, एनएससी, केवीपी, एफडी, उसको 100% सिक्योर्ड बोलते हैं ना सर? मैडम, इसीलिए तो विभूति मोहन जी का क्वेश्चन मैंने होल्ड पे रख दिया। बिल्कुल आपका जो डाउट है वही सबका डाउट था, इसलिए मैंने होल्ड पे रख दिया उस क्वेश्चन। मतलब हम भी ये सोच रहे हैं कि जब 100% सिक्योर्ड है तो उसके अगेंस्ट प्रोविजन नहीं होना चाहिए, जैसे हम ईसीजीसी के लिए नहीं करते। सर, यही है ना लाभ आपका पॉइंट? भी होता है क्या? है? लोन अगेंस्ट बैंक ऑन डिपॉजिट जो होता है, लाबोर्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ सब। लोन अगेंस्ट बैंक ऑन डिपॉजिट, जैसे एफडी के अगेंस्ट जो लोन देते हैं, हाँ जी, उसमें भी तो क्या वो तो एनपीए कैटेगरी में आए ही नहीं है ना। हाँ, तो फिर इसमें भी नहीं होगा ना सर प्रोविजन? नहीं, ये अलग केस बता रहे हैं। ये बता रहे हैं जैसे सीसी की लिमिट है, उसमें हम एफडी के अगेंस्ट लोन नहीं देते, एफडी को एज ए सिक्योरिटी ले रहे हैं। इसमें हम एफडी के, जो आप बात कर रही हो एफडी के अगेंस्ट लोन अगेंस्ट एफडी या लोन अगेंस्ट हमारा फिक्स्ड डिपॉजिट कह दो। थोड़ा सा फर्क है। आप लोगों को कन्विंस हो रहे हैं जो मैं कहना चाह रहा हूं सर? यस सर। मतलब थोड़ा सा फर्क ये है, एक तो एफडी लाया 5 लाख की, हमने उसे 4 लाख का लोन दे दिया, तो वो तो कभी भी वैल्यू से ऊपर नहीं जाएगा, तो एनपी डिक्लेयर ही नहीं होता।
लेकिन दूसरा किसी ने हाउसिंग लोन लिया और उसने हाउस मॉर्गेज नहीं करा लेकिन 10 लाख का एफडी हमको दे दिया, ये उस केस की बात हो रही। ठीक है, सिक्योर्ड है ना, प्रोविजनिंग नहीं होता है। इसमें जो है, जो हमने न्यूमेरिकल बताया उसके अकॉर्डिंग सिक्योर्ड भी अगर है तो वो रेट के हिसाब से होगा। लेकिन अब यहाँ एक नया पॉइंट आ गया कि भाई अगर वो एफडी सिक्योरिटी में देता है तो क्या होगा, तो इसको हमने होल्ड पे लिखा हुआ है। लेकिन अगर एफडी के अगेंस्ट लोन है तो उसमें तो प्रोविजनिंग होगी नहीं, क्योंकि वो एनपीए नहीं होगा। जब वो एनपीए ही नहीं होगा तो प्रोविजनिंग का क्वेश्चन नहीं उठेगा। ठीक, चलो अगला क्वेश्चन देखिए। Sir, some of the cases DICG and ECGC also excluded, आपने बोला था ना सर, वो केस में भी बताओ सर एक बार। क्या एक्सक्लूड करते हैं? कौन सा D3 में वो एक्सक्लूड करेगा क्या सर? एक पॉइंट बोला था ना सर, ECGC also we didn't cover like that। तो वो तो सब स्टैंडर्ड में था, मैंने सब स्टैंडर्ड क्वेश्चन नहीं कराया, करा देता हूँ। चलो सब स्टैंडर्ड करा देता हूँ। अभी हमारा 2021 चल रहा है, तो 2020 को एक क्वेश्चन है 40 लाख का, ठीक है, और 40 लाख को एनपीए। हमेशा ध्यान रखना कि ये क्वेश्चन में एनपीए का डेट डिक्लेयर जरूर दिया होगा। अगर वो कोई क्वेश्चन में ऐसा करता है कि वो 2015 में लोन ग्रांट हुआ था, उससे हमें कोई कंसर्न नहीं होता है। हमें होता है एनपीए कब डिक्लेयर होता है, और कंटिन्यूअस एनपीए जब तक डिक्लेयर चलता है तो उसके अकॉर्डिंग हमें प्रोविजन करना पड़ता है। तो इसमें अगर हम देखते हैं यहाँ पे, एक तो पहली बात है सब स्टैंडर्ड कैटेगरी में आएगा या नहीं आएगा ये देखना, ठीक है। अरे एक चीज छोटा सा मिस्टेक हो हमसे, ये 31st है, तो 31st अगर मार्च को एनपीए डिक्लेयर हुआ तो सब स्टैंडर्ड डिक्लेयर है। 31st ऑफ मार्च 2021 में क्या होगा जरा आप बताएंगे तो जरा। सब स्टैंडर्ड होगा, सब D1 चलो और बताइए। D1 होगा सर। सीजीटी एमएससी से 50% का, ये D1 होगा, ध्यान रख लीजिए आप लोग। D2 कहां से हो जाएगा, D1 होगा ये। और D1 में जो प्रोविजन होते हैं वो 25 और 40 होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, तो उसको वही बॉक्स के हिसाब से कर लेते हैं। रियलाइजेबल वैल्यू हमने इसमें कुछ दी है, 12 लाख की दे रखी है, तो 12 लाख की रियलाइजेबल वैल्यू, और 12 लाख की रियलाइजेबल वैल्यू में 25% प्रोविजन होगा। अगर 25% प्रोविजन होगा तो इट इज कमिंग टू 3 लाख। कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब रेस्ट हमारा यहाँ पे कितना है, 28 का 50% 14 लाख, ये तो हमारा यहाँ से कवर है, इसके लिए कोई प्रोविजन नहीं। 14 लाख के लिए हमको D1 में है 40%, 5.6, 14% कितना हो जाएगा, 5.6, तो कितना हो जाएगा 3 + 5.6, ठीक है। क्लियर है ना? यस सर। यस सर। एक सब स्टैंडर्ड का, सब स्टैंडर्ड केस देखते हैं। 40 ये होता है, ठीक है, और 31 मार्च 2021 को आपको ये जो है अकाउंट कहाँ रहेगा, सब स्टैंडर्ड रहेगा।
ठीक है, इसीलिए तो चाहते हैं D1 में ना जाए। जो अकाउंट इस बार एनपीए हो गया 31 मार्च को, अगले 31 मार्च को कोशिश करते हैं कि किसी भी तरह ये सब स्टैंडर्ड से बाहर आ जाए, यानी स्टैंडर्ड हो जाए, क्योंकि 1 साल हो जाएगा तो प्रोविजन के रेट बढ़ जाएंगे। सब स्टैंडर्ड हो गया, ठीक है। और इसमें हम दे रहे हैं ये लोन है 40 लाख का। हाँ सर प्लीज मैं आपको रोक रहा हूँ एक सेकंड। ये 28/12/2021 को तक ये रहेगा, 28/12/2021 तक ये रहेगा सब स्टैंडर्ड। 28/12/2020। अरे ये मैंने 12 लिखा हुआ है। ओहो सर, ठीक है, ठीक है। फरवरी में लिखा हुआ है। हाँ हाँ ठीक है, चलो कोई बात नहीं। Sir, I have a doubt. Tell me, ma'am. Sir, from 98 days to 91 days to less than 1 year, it is called substandard. Not less than, up to. Up to. Okay, sir. Then this is declared as NP on 14/12/2020. 14th of Feb. 14th of 12/2020, sir. 14 December. हाँ sir, 14 December Okay. 2020. This is declared as NPA. NPA. Okay, sir. Sorry. Wrong. देखो कोई सुनिए, देखो इसमें एक चीज ध्यान रखना, मैंने अभी आपको एक चीज बताई थी कि एनपीए डिक्लेरेशन की डेट मंथ एंड होती है। सिस्टम आपका शो करता है क्योंकि आपका सब कुछ मंथ एंड पे चल रहा है। और इसके अलावा भी एक बात और है, एनपीए की जो रिपोर्टिंग है, जरा बताएंगे कौन सी डेट को होती है? क्वार्टर एंड है, क्वार्टर एंड। हाँ वेरी गुड। आप देखिए जो बेसल की सप्लीमेंट रिपोर्ट जाती हैं उसमें एक एनपीए मूवमेंट की रिपोर्ट जाती है और वो क्वार्टरली जाती है। देखो एक तो है एनपीए कब हुआ, एक है एनपीए कब डिक्लेयर हुआ, एक है एनपीए कब रिपोर्ट हुआ, ठीक है। और प्रोविजन कब होते हैं जरा ये बता दो। चलो ईयर एंड फाइनेंशियल ईयर एंड में होते हैं प्रॉफिट, क्योंकि हम प्रॉफिट कब बुक करते हैं। लेकिन ये है कि सर क्वार्टरली जो बैंक प्रॉफिट है, आएगा तो उस समय प्रोविजन नहीं होगा सर। वो जो आपका कहने का है क्वार्टरली रिजल्ट की बात कर रहे हैं आप? हाँ यस सर, मान लीजिए सितंबर 2020 है हाफ ईयरली। इसके लिए एक असाइनमेंट है। यस आप सर। अपने जो है बैंक का क्वार्टरली रिपोर्ट जो पब्लिश होता है वो sir. देखेंगे, उसमें देखेंगे प्रोविजन इस क्वार्टर और अगले क्वार्टर में क्या फर्क आ रहा है, ठीक है। तो उससे थोड़ा सा आपको क्लैरिटी हो जाएगी। अच्छा एक क्या है एमओसी भी समझा दीजिए। एमओसी का मतलब नहीं समझा? मेमोरेंडम ऑफ चेंज। अच्छा एमओसी। यस सर यस। जब मैं समझ गया, मैं मेरे को याद आ गया, एक ब्रांच में हम थे तो हमें एमओसी मिला था। एमओसी होता है मेमोरेंडम ऑफ चेंजेस। अगर आपने जो प्रॉफिट बुक कर लिया और अपने सेंट्रल ऑफिस को बता दिया, और जो सीए आता है वो 31 मार्च के बाद आता है, तो सीए अगर देखता है इसमें कुछ कमी है तो उसको वो एमओसी के अंतर्गत देता है। वो कहता है कि इन्होंने एक अकाउंट सब स्टैंडर्ड दिखाया जबकि वो D2 था, तो इसका वो प्रोविजन बढ़ जाएगा। तो वो प्रोविजन जो है वो बढ़ा करके देता है, और जब फाइनल रिजल्ट निकलता है वहां पे वो एडजस्टमेंट होता है उसका, ठीक है। एमओसी का मतलब मेमोरेंडम ऑफ चेंजेस ऑडिटर देता है। अगर आपने पीछे कोई गलती कर रखी है तो गलती को अपेक्स लेवल पे इम्प्रूव करने का तरीका, ठीक। तो यहाँ पे कहते हैं सर मेरा एक डाउट है। हाँ बोलो। सर this is NPO declared NPO on 14/12/2020, so it will be in substandard status up to 13/12/2021. नहीं, it is turned to NPA on 14th Feb, but reporting date is 31st December। मीन्स मंथ एंड को आप कहेंगे कि हमारे वहां एक अकाउंट जो है एनपीए हुआ है, तो
तो उसके अकॉर्डिंग ये जो मंथ एंड का डेट होता है उसी को हम आगे बढ़ाते चलते हैं। Okay. Even in the exam, it has to be considered as month end. हाँ, इसीलिए जो एग्जाम में डेट्स आती हैं वो डेट्स को ऐसा रेंज में फिट करते हैं कि वो क्लियर हो जाता है क्या पूछ रहा है। ठीक है, तो यहां पर मैंने बोला इसमें सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड प्रोविजन होता है 15% और 25% सब स्टैंडर्ड में, और इसमें 75% DICGC कवर है। इसको क्वेश्चन को करिए जरा। और सिक्योरिटी है 20 लाख की, सिक्योरिटी 20 लाख है। आया किसी का आंसर? 8 लाख सर। चलो चेक करते हैं। पहला तो है सिक्योरिटी 15, सिक्योर्ड पोर्शन ले लो। सिक्योर्ड पोर्शन 20 लाख है, तो 20 लाख में 15% का कितना हो जाएगा? तो 4.2 आ रहा है। चलो अभी देखते हैं, कोई बात नहीं, ठीक है। अनसिक्योर्ड पोर्शन 20 लाख, इसका जो है 25% कितना हो जाएगा? इसका आंसर 8 लाख आएगा। क्यों? क्योंकि ये नहीं देखेंगे आप। ये वो उस लाइन का मतलब है जो पूछ रहे थे ना अभी कि सब स्टैंडर्ड में हम लोग नहीं देखते हैं DICGC को, फॉर द पर्पज ऑफ प्रोविजन। क्योंकि बैंक और आरबीआई कहता है कि इतना छोटा प्रोविजन करना है, आपका अकाउंट NPA हो रहा तो कर दो, लेकिन D1 D2 में 40% 100% होता है, इसलिए सोचते हैं। सर इसमें 75% DICGC का है जिसमें 20 लाख है, बचा सर 5 लाख। 5 लाख का नहीं करेंगे 25%? मैं 5 लाख का 25% कह रहा करेंगे ना हूं कि ये जो लाइन है लिखने के बाद भी इट विल नॉट बी कंसीडर्ड इन द केस ऑफ सब स्टैंडर्ड। ये जो बुक में भी लिखा हुआ है, उस दिन जब हमने हाईलाइट भी किया था। एक क्वेश्चन और, तो आप इतना कैटेगरी बता दीजिए। 50 लाख का लोन है, 10 का सिक्योरिटी है और 60% DICGC कवर है। सबसे पहले तो आप बताइए कौन से ग्रुप में आएगा? D3 में आएगा सर। D3 में आएगा। D3 31 मार्च 2019 को ये D1 हो जाएगा, ठीक है। और ये कब तक रहेगा? यहां से ये D1 31 मार्च से स्टार्ट होगा। 31 मार्च 2020 को, ये मैं 30 कर दिया, यहां रहेगा। और उसके बाद नेक्स्ट आएगा हमारा 31/3/22, 30th मार्च 2022, ठीक है। और 31 मार्च को इट विल कम अंडर D3 कैटेगरी, ठीक है। कैटेगरी मिल गई। अब आप इसको बताइए, 60% DICGC है, तो सिंपल तरीका है, आप अपने लोन्स को ऐसे डिवाइड करिए। आपका लोन है 50 का, यहाँ 10 लाख की सिक्योरिटी है, लेकिन आपको D3 में 100% करना है, तो 10 लाख का 100% होगा। रेस्ट जो हमारा 40 लाख है, उस 40 लाख का 60% यानी 24 लाख नो प्रोविजन रिक्वायर्ड। क्यों? क्योंकि DICGC से कवर है। उसके बाद रेस्ट जो बचता है 16, जो कि हम सो कॉल्ड अनसिक्योर्ड बोलेंगे, उसमें भी 100% होगा।
तो कितना हो जाएगा 26। कोई डाउट है बताओ? कोई और चीज इस वाले क्वेश्चन में कुछ पूछना चाह रहे हैं कोई? सर इससे DICGC का हाँ। कवरेज अगर रहेगा किसी भी कैटेगरी में D1 D2 D3 या सब स्टैंडर्ड, तो उसको छोड़ देना है, कंसेप्ट यही है ना सर? हाँ, DICGC जितना आपको श्योर कर रहा है, वो लोन लेते समय तो बोल रहा है, लेकिन वो उसका एक कंडीशन होता है कि ये लोन कितना, जैसे CGT MSc के बहुत क्वेश्चन आते हैं क्योंकि उसमें कैटेगरी अलग अलग होती है। CGT MSc में वो नॉर्थ ईस्ट का अलग है, 50 लाख तक अलग है। अगर आप लोगों ने JIB में पढ़ा होगा, JIB वाले बच्चे जानते हैं CGT MSc का, और ये आपके थर्ड पेपर में भी आता है रिटेल में। नहीं सर, पिछले स्लाइड में आपने बोला था इन केस ऑफ सब स्टैंडर्ड, इसलिए ये चीज मैं पूछ रहा हूँ सर। नहीं, इन सब केस ऑफ स्टैंडर्ड तो देना ही नहीं, वो तो एक अलग क्लॉज हो गया। लेकिन D1 D2 और D3 इसकी बात कर रहे हैं। D1 D2 D3 इनकी बात कर रहे हैं। स्टैंडर्ड में कब लेना है तो फिर क्या चीज? ये DICGC गारंटी सब स्टैंडर्ड में कब लेनी है फिर? स्टैंडर्ड में लेना ही नहीं है, प्रोविजन के मतलब से नहीं लेना। एक मैं क्वेश्चन दिखा रहा हूँ आपको स्क्रीन पे, अभी जरा रुक जाइए, अभी आया, खोल रहा हूँ मैं जरा। अच्छा, कई जब आप लोग वो करते हैं ना, कोई तूर सर की या किसी बुक से जब आप करेंगे तो वहां आप कहेंगे कि उसमें प्रोविजन हमारा सही नहीं आया, तो उसके लिए एक क्वेश्चन मैं आपको कर दे रहा हूँ कि उसमें रेट पुराना लगा होगा। आपको कोई भी क्वेश्चन को जस्टिफाइड करने के लिए नए रेट से करना है, ठीक है? ये स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा है सबको? इस क्वेश्चन को करिए सब लोग, और रेट अभी का लगेगा जो आजकल रेट है। जब तक वो कर रहे हैं, एक मुझसे एक क्वेश्चन पूछा था इसको समझाने का। इस स्लाइड में लास्ट क्वेश्चन पूछा था किसी ने, तो उसको समझाता हूँ कि सब स्टैंडर्ड जब भी क्वेश्चन होता है तो आप DICGC वर्ड को क्वेश्चन में बिल्कुल नहीं देखेंगे, और जैसा सिक्योरिटी है, सिक्योरिटी पे 15%, ठीक है, और अनसिक्योर्ड पे अगर 20 लाख का सिक्योर्ड है तो 20 लाख का अनसिक्योर्ड है, उस पे 25%। आप इतना करने के बाद दोनों को ऐड कर देंगे, आंसर आ जाएगा। जिन्होंने पूछा था कुछ, चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। स्क्रीन पे जो दे रखा ना, और स्क्रीन पे जो क्वेश्चन दे रखा है, तो मुझे जो है अब पहले मैं स्क्रीन पे लिख लेता हूं, फिर मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा। आउटस्टैंडिंग बैलेंस उसने बोला हुआ 10 लाख आउटस्टैंडिंग है, और ये जो डेट है उसने लिखा मोर देन 2 years रिमेन डाउटफुल। उसने खुद बोल दिया है कि मोर देन 2 years। तो मोर देन कोई 2 years डाउटफुल है, तो पहला ईयर तो जो होता है D1 में आता है, सेकंड और थर्ड किस में आते हैं? D2 में आते हैं। तो इसका वाला ये पक्का हो गया कि D2 वाला क्वेश्चन है, ठीक है? इसमें डेट नहीं दिया उसने आपको। और 75% CGT MSc से कवर है, 75% कवरेज है CGT। अभी मैं आपको स्क्रीन दिखा दूंगा, ठीक है? और इसमें वैल्यू सिक्योरिटी 1.5 लाख है, 1.5 लाख, ठीक है? तो इतने उसके साथ है। अब मैं आपको जो है स्क्रीन दिखाता हूँ। क्वेश्चन में कोई चीज छूटी तो नहीं है? हाँ, एक चीज लिखा हुआ उसने, मैक्सिमम 37.5 लाख, 37 मुझे आपसे पूछना है ऐसे क्यों लिखा हुआ है? कोई बताएगा क्यों लिखा हुआ? क्योंकि DICGC में वो जो क्वेश्चंस होता है वो इसी तरह से उठाता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए बहुत सिंपल सा है, 10 लाख का आपका पूरा लोन है, ठीक है? उसमें से जो प्योर सिक्योर्ड है वो है 1.5 लाख, ठीक? और सेकंड पार्ट है हमारा 8.5 लाख, ठीक है? 8.5 लाख का 75%, 8.5 लाख का 75%। 37575 सर 75% उन्होंने आउटस्टैंडिंग का बोला हुआ है। किसका किसका?
आउटस्टैंडिंग अमाउंट का 75%। अरे वो जो है इसका क्लॉज है, रियलाइजेबल सिक्योरिटी को हटा दो ना। सर इको हो रहा है, सिक्योरिटी है तो आउटस्टैंडिंग का ही लेंगे। नहीं, सीजीटी एमएससी में सर कवर है आउटस्टैंडिंग का 75%, क्वेश्चन में लिखा हुआ है। चलो देखें 75% of the amount are standing or 75% of the unsecured amount whichever is released। सर आवाज डबल आ रहा है, इको हो रहा है सर। अरे आप लोग बंद कर दीजिए, इसलिए आ रहा है, आप लोगों ने खोल रखा है। चलो मैं यहाँ से बोल रहा हूँ, अब नहीं आ रहा है। ये क्वेश्चन किसने पूछा था? जी सर, श्रीकांत बोल रहे हैं। हाँ श्रीकांत, देखिए आप इस लाइन को ढंग से पढ़िए। उसने और वर्ड लिखा हुआ है, ये और वर्ड लिखा हुआ है, और इस ऑर्ड में भी उसने एक बात और लिखा हुआ है। एक तो लिखा हुआ और लास्ट में लिखा विच एवर इज लीस्ट, यानी वो ज्यादा सिक्योरिटी नहीं देता, वो कहता है जितना कम से कम मुझे देना पड़े। अभी क्लियर है बात? सबको क्लियर है? ओके सर। तो इसका 75% है, इसका 4.25 हो जाएगा हाफ, और 4.25 का भी हाफ हो जाएगा हमारा 4.25 2.125 इधर आ गया, और यहाँ हमारा रिमेनिंग पार्ट बचता है 6.375। ठीक है, D2 कैटेगरी है, तो D2 कैटेगरी में जो रेट है वो 40 और 100%, तो इसका 40% कर लीजिए, 60,000। 2.125, इसका आंसर रहेगा 2.725। कुछ लोगों ने आंसर दिया भी था शायद, है ना? क्लियर है? मैं स्क्रीन में दिखा देता हूं तो यस सर क्लियर है। अच्छा, अब जो है इसका छोटा सा सॉल्यूशन भी दिखा देता हूं, ये देख लीजिए। इस क्वेश्चन को इस तरह समझा रखा है आरबीआई के सर्कुलर में, लेकिन आपका जो आंसर आ रहा है वो मैच करता है नहीं करता है? करता है, क्योंकि इन्होंने राउंड ऑफ ले रखा है। इन्होंने इस फिगर को कितना ले रखा है? 6.38 ले रखा है। ठीक है, इन्होंने इस पॉइंट को ले रखा है, हमारा आया 6.375, इसको राउंड ऑफ करके ना सीधे, तो इसीलिए हमारा जो आंसर आ रहा है 2.725 आ रहा है। ठीक है, क्लियर हो गया? चलो एक क्वेश्चन और ले लेते हैं इसको, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, स्क्रीन पे आ गया आपका क्वेश्चन, ये देखिए। 4 लाख का लोन है, ईसीजीसी से 50% है। इसमें बिलो मोर देन 2 ईयर डाउटफुल है, यानी D2 में है। 1.85 सर, और वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी 1.5 है। तो सीधे से इसका सॉल्यूशन कहा था, ज्यादा देर नहीं करेंगे हम इसमें। 1.85। चलो देख लीजिए, कोई बात नहीं, अच्छी बात है, आप लोग सीख गए। 1.85। जिन्होंने पिछले बार एग्जाम दिया होगा, अगर एनपीए न्यूमेरिकल आया तो बता सकते हैं क्या आया? हमारा याद है और है, और इसमें 1.5 आप यहाँ रख लीजिए। ठीक है, रेस्ट बचेगा आपके पास 2.5। 2.5 में आप जो 40% है, यानी 1 लाख हो जाएगा, और नो 50% सर,
50% है सर। 50%। हाँ ओके 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 1.25 हाँ 1.25 यहाँ 1.25 ठीक है, और यहाँ पर यह है तो 1.50 का इसका परसेंटेज D2 में है, तो D2 में 40% होगा 60,000 0.6 आ जाएगा, और इसमें 100% होगा 1.25 आएगा, तो 1.85 ऐसे करके आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है ना? स्क्रीन पे देखिए जरा। चले फिर ये न्यूमेरिकल को यहीं छोड़ें आज, चलिए तो आज की क्लास हम यही वो करेंगे। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच।